हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बाबू जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। ठीक है, और आज के क्लास में प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हम क्या करवाने वाले हैं सर, सभी प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ मैं समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट नहीं किए तो कर लीजिएगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक का सारा प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरीका से करवा दिया हूं। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो शब्द दिया गया प्रमुख, इस सब शब्द का परिभाषा लिखना है। जैसे संघनन हो गया, इसका परिभाषा लिखिएगा। वाष्पीकरण क्या है, इसका परिभाषा लिखिएगा, है ना। हिमीकरण क्या है, गैस क्या है बाबू, आर्द्रता क्या होता है, द्रव क्या होता है, पिघलना, ठोस, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखिएगा। अगर लिख पा रहे हैं तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर है। ठीक है, और जो यहाँ पर सारांश है इसको याद कर लीजिएगा कि जल की विभिन्न अवस्था में पाया जाता है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसी को हम लोग संघनन बोलते हैं। जल के वाष्प अवस्थाओं में परिवर्तित होने वाली प्रक्रम जो होती है उसी को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। ये सब याद करने वाला पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जल चक्र की परिभाषा भी दिया गया है। ठीक है, आइए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। कहता है आइए और अधिक सीखेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज्यादा चीज सीखेंगे ही। ठीक है, चलिए तो आप लोग रेडी हैं ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बुआ जी निम्नलिखित में कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, क्या सर ये वर्णन कर रहा है? नहीं बाबू, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन ये संघनन नहीं हुआ जी। संघनन का मतलब अभी तुरंत हम आपको समझाए थे क्या प्यारे बच्चों, कि जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की जो परिवर्तित होती है इसी को हम लोग संघनन बोलते हैं। मतलब वाष्प जो है ना बाबू, ये वाष्प की द्रव अवस्था में जो परिवर्तित होती है उसको संघनन बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो जल की द्रव में गैसीय अवस्था बदलने का प्रक्रम नहीं सर। छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना नहीं सर, ये तो बादल बन गया, गैस बन गया नहीं सर। जल वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन यही संघनन का अच्छा वर्णन करता है। यानी कि यहाँ पर राइट की प्यारे बच्चों बात कर ले कि सर कौन का ऑप्शन राइट होगा, तो बच्चों बोलिएगा घ नंबर जो आपका है यही सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नीचे दी गई प्रक्रियाओं में किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रंग भरना है प्यारे बच्चों, इसमें बताइएगा वाष्पीकरण किस प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं जल्दी से हमको बताइएगा। जैसे रंग भरना है किसमें, क्रेयोन में, तो क्रेयोन में यहाँ पर आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, और क्या है, पानी के रंगों से, एक्रेलिक के रंगों से, पेंसिल के रंगों से रंग भरना है प्यारे बच्चों। तो रंग भरने के लिए वाष्पीकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए, तो पानी के रंगों से, यानी कि इसका सेकंड वाला जो आपका है प्यारे बच्चों यही सही हो जाएगा। आगे है जी कागज पर लिखना। कागज पर मान लीजिए लिखना है तो उसमें पेंसिल से आप लोग करिएगा या स्याही वाला पेन से या बॉल पॉइंट पेन से कीजिएगा। तो बच्चों आप लोग को पता होगा स्याही वाला पेन से। ठीक है, इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। और ये सब जो प्रक्रिया होगी ये वाष्पीकरण के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए ना। तो इस प्रकार आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। अब आइए प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। बिल्कुल बाबू, प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है सर? तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में क्या मेरे भाई, देखो लिखोगे कि प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान जो होता है वो सर वो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। जो प्राकृतिक घास होता है उसका आसपास का स्थान किसके कारण ठंडा होता है जी, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, और वाष्पीकरण के कारण आसपास की गर्मी अवशोषित हो जाती है और आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की घास से वाष्पन नहीं होता है। समझिए आप लोग ऐसा क्यों होता है, समझ गए ना जी, समझ गए अच्छे तरीका से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 4 नंबर। क्या कहता है बाबू क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के
अन्य दल द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। आपको जल का उदाहरण नहीं देना, मतलब जल के अलावा अन्य द्रव पदार्थ का उदाहरण देना है जो वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, तो हम दे सकते हैं प्यारे बच्चों एल्कोहल हो गया सर जी, और क्या दे सकते हैं बाबू, बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है ना, आप लोग एल्कोहल, दूध बोलिए, सिरका बोलिए, और भी आप लोग बहुत सारा बोल सकते हैं। ठीक है, अन्य द्रव पदार्थ, द्रव सिर्फ होना चाहिए, पिघला हुआ होना चाहिए। तो आप लोग बोल सकते हैं जल की तरह कौन कौन दिखता है जी, एल्कोहल देखे होंगे, वो भी, दूध भी ले सकते हैं, सिरका भी ले सकते हैं आप, और भी उदाहरण बहुत सारा ले सकते हैं। 2-3 उदाहरण नीचे कमेंट करके आप हमको बताइएगा। ओके ना, चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहता है पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं। बिल्कुल बाबू, आगे कहता है क्या, जिससे ठंडक महसूस होती है। पंखा हवा को इधर उधर घुमाता है प्यारे बच्चों, तो हमको ठंडा लगता है। आप लोग पंखा चलाते होंगे, ठंडा महसूस होता है ना जी। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है, क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं करती है। फिर भी देखिएगा क्या होता है बच्चों कि कपड़ा सूख जाता है। आप लोग पंखा में क्या कीजिएगा, रखिएगा ना कपड़ा को, ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड आता है, बारिश होता है, तो देखिएगा लोग वगैरह क्या करते हैं, पंखे के सामने क्या करते हैं, कपड़े को रख देते हैं, और कपड़ा सूख जाता है भाई। तो बोल रहा है पंखा हमको भाई क्या करता है, ठंडा करता है, वस्तु को क्या करता है, ठंडा करता है, गर्म नहीं करता है। फिर भी कपड़ा क्यों सूख जाता हुआ, इसको आपको कल्पना करना है। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे उष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं होती है जी। तो आपका इस विषय में क्या सोचना है, यही आपको बताना है। तो बच्चा जी बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आप लोग समझे। देखिए पंखा इधर उधर घूमता है, क्या देता है बच्चों, हवा देता है, जिससे हम लोग को क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। गर्मी के दिन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, गर्मी लगता है तो बच्चों जल्दी हम लोग क्या करते हैं, पंखा का स्विच ऑन कर देते हैं, हम लोग को हवा लगता है, ठंडक महसूस होने लगता है। अब देखिएगा बच्चों, गीला कपड़ा सुखाने के लिए क्या चाहिए जी, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए। ठीक है, लेकिन बाबू आप देखिएगा जब वर्षा वगैरह होता है तो गीला कपड़ा को पंखा के सामने रख दिया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि पंखा क्या करता है, ठंडा करता है। तो बाबू गर्म नहीं करता है, तो उसका कपड़ा को सुखा क्यों देता है जी। ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों कि हम गीले कपड़े को सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह गीले कपड़ों के चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। क्या करता है, गीले कपड़े के चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। इससे वाष्पीकरण का जो दर है प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ता है, और आर्द्रता जो होती है ये क्या होती है, कम होती है। इसीलिए वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी, कपड़े उतनी ही तेजी से सूखेंगे। समझ में आया रीजन प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों रीजन समझ में आया। आप लोग देखिएगा धूप में भी देते हैं, धूप क्या करता है जी, उसका पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसका पानी सब सूख जाता है। ठीक है, क्यों जी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा। आप लोग देखिएगा नदी में आप लोग देखिएगा धूप में क्या होता है प्यारे बच्चों, नदी का जल जो होता है वाष्प प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, ऊपर जाता है, और वहां पर बादल बन जाता है। फिर बादल आप लोग जानिएगा, फिर ये क्या होता है, वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे, ये सब वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में जब चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यही आप लोग रीजन आंसर लिख लीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ चुका होगा। हाँ, एक आप लोग से शिकायत है प्यारे बच्चों कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। हम देखते हैं प्यारे बच्चों, बच्चा वीडियो देखता है, क्लास करता है, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते। आप लोग को लाइक करने नहीं पता है कैसे लाइक होता है, आप लोग लाइक कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारा विषय पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके ना, चलिए जी आगे देखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आप लोग के बेनिफिट के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग में भी लगता है हाँ बच्चे को क्लास चाहिए। ठीक है, हमको यही पता चलता है हाँ भाई बच्चा क्लास अच्छा लग रहा है, उसको आगे भी क्लास दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, प्राय जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है, जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत क्या करती है, कम करती है, और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं ऐसा क्यों है भाई। तो चलिए उत्तर में लिखिएगा मेरे भाई, क्या लिखिएगा सर जी, लिखना है बच्चों की नाली से निकाली गई कीचड़ में बहुत सारे तरल अपशिष्ट होते हैं सर, जिससे इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका जो द्रव्यमान है प्यारे बच्चों वो थोड़ा भारी आपको लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान मतलब वजन उसका। ठीक है, जिसका अधिक द्रव्यमान ले जाना होगा। ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान ले जाना होगा उतना ही काफी अधिक परिवहन की लागत लगेगी। मतलब मान लीजिए ज्यादा द्रव्यमान का वस्तु ले जाइएगा तो परिवहन में भी आपको ज्यादा रुपया खर्च होगा, इसलिए इसे सूखने दिया जाता है। तरल वाष्पित हो जाता है और फिर सूखा कीचड़ के घटे हुए द्रव्यमान को ले जाया जाता है, मतलब उसका भार कम हो जाता है। इस प्रकार परिवहन लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या करते हैं,
सूक्ष्म जीव हो गए या कीटाणु हो गए, ये गीले कचरे में अधिक जीवित रहते हैं। जैसे जैसे कीचड़ सूख जाती है, इसे संभालने के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी उत्तर दे दिया। आई होप कि आप लोग बच्चे अच्छे तरीका से लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें, उन गतिविधियों की पहचान करें जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हम अपने दैनिक गतिविधियों से कैसे सहायता मिलती है, इसके बारे में भी लिखना होगा। तो विद्यार्थी जी जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, वे दैनिक जीवन की गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है वो क्या है प्यारे बच्चों, गीले कपड़ा सुखाना। हम लोग नहाते हैं जी, तो अपना कपड़ा क्या करते हैं, साफ करते हैं। कपड़ा साफ करते हैं तो वो भीग जाता होगा, तो उसको गीला हो जाता है जी, तो उसको सुखाते हैं, तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल है ना जी। उसके बाद आप लोग देखते होंगे पोछा लगाया जाता है घर में, ठीक है ना। आपका जिसका भी फर्श का घर होगा तो वहाँ पर पोछा लगाया जाता है। पोछा लगाने के बाद देखिएगा गीला फर्श जो है मेरे भाई ये सूख जाता है, तो इसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती है। आगे देखिएगा कि गर्मी के मौसम में कूलर का उपयोग करके कमरे को ठंडा करते हैं, ये भी क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। पसीने के बाद ठंडा महसूस करते हैं, ये भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। आगे मिट्टी के बर्तन में जल रखकर उसे प्राकृतिक रूप से ठंडा करना, ये भी सर वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। कप में गर्म चाय को ठंडा होना, ये भी सर वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। भाप धीरे धीरे ऊपर जाता है। आप गर्म चाय को रखोगे, देखोगे बाबू गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ जब गर्म होता है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, मतलब वो बादल बन जाता है ऊपर जाने के बाद, ठीक है। चलिए, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सीखने और समझने के बाद अब हम विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि हम अपने लाभ के लिए वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कारकों का बदल सकते हैं, कुछ कारक को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पोछे गए फर्श को सुखाने के लिए पंखे को उच्च गति पर चालू कर सकते हैं जी। हम चाय को ठंडा करने के लिए उसे प्लेट में डाल सकते हैं, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा स्पेस दीजिएगा, ठंडा कप में रहता है बाबू, छोटा वहाँ पर स्पेस नहीं रहता है तो वो ठंडा होने में देर लगता है, लेकिन वही प्लेट में डालिएगा तुरंत ठंडा हो जाएगा प्यारे बच्चों। उस पर हवा चला सकते हैं। इस प्रकार हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने घटाने के लिए कारकों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। समझे इस बात को? आइए समझ गए तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कहता है बच्चों की प्रकृति में जल ठोस अवस्था, ठीक है, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है इसके बारे में लिखना है। तो बच्चे जी लिखिएगा यहाँ पर कि सर जी प्रकृति में जल पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहाड़ों की चोटी पर और ग्लेशियरों में बर्फ और हिम के रूप में ठोस अवस्था में क्या है जी, मौजूद है। आई होप कि आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे तरीका से क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। जल जो है प्यारे बच्चों ये हमारे अधिकार से पहले हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करना है और अपने विचार को क्या करना है, साझा करना है, शेयर करना है। किसके साथ? तो अपने गुरुजी के साथ, है ना प्यारे बच्चों। चलो लिखोगे, यह पूरी तरह से सच है कि जल हमारा अधिकार होने से पहले हमारी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा हिस्सा ही पौधों, जानवरों और मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की भी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगा, ज़्यादा लोग होगा तो ज़्यादा पानी का उपयोग भी करेगा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण जल का उपयोग भी क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बढ़ रहा है। यह बढ़ती मांग दुनिया के कई हिस्सों में जल की कमी का कारण बन सकती है। इसीलिए यह हमारा अधिकार है प्यारे बच्चों कि हमें स्वच्छ जल मिले और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे समझदारी से उपयोग करें और बर्बाद करने से क्या करें प्यारे बच्चों, बच्चे बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। बहुत सारा बच्चा देखिएगा पीना होता है, एक गिलास ले लेगा, मतलब आप आधा गिलास पीना होता है, एक गिलास ले लेगा, आधा गिलास पिएगा, फेंक देगा। तो देखिए भाई उससे जल नुकसान होता है ज़्यादा। आप लोग देखिएगा लड़की लोग तो और जी क्या करती है, 2-3 बार, है ना, बार बार क्या करेगी, पैर साफ भी रहेगा तो फिर भी जाना है भाई, है ना, चपाकल पे। हमको तो लगता है प्यारे बच्चों, हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कम से कम भाई 5 से 6 बार, मतलब हर घंटी, ठीक है, पीरियड बाय पीरियड क्या होते हैं, मतलब हर घंटी में उनको जाना ही है, ठीक है। छुट्टी मांगेगी, सर जाना है कहाँ, तो पैर धोना है। तो भाई ये सब होता ही रहता है, ठीक है। चलो आगे देखना प्यारे बच्चों, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समझदारी से उपयोग कीजिए। हाँ जल यूज कीजिए, लेकिन हाँ समझदारी से, हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए ताकि आगे जो भी पीढ़ी आएगी उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है। आप देखिएगा दोपहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या है जी, दो पहिया वाला वाहन है, तो धूप में खड़ा रहता है जिसका वाहन गर्म हो जाता है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया सर जी। अब देखिए बाबू बोलेंगे हम दोपहिया वाहन की गर्म सीट को गीले कपड़ों से पोंछ कर ठंडा कर सकते हैं। हम सीट पर जल डाल सकते हैं और उसे पोंछ कर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ठंडा कर देंगे। उसे पोंछ कर ठंडा कर
सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। पूरा ठंडा तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठंडा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस प्रकार आप लोगों का सारा प्रश्न उत्तर क्लियर होता है, और भी सीखना है तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्वेश्चन आंसर। अगर प्यारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। बाकी बात अब आप लोग का बात रहा चैप्टर नंबर 9 का, उसका भी क्लास हम जल्द लाएंगे। बस आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, है ना, नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है प्यारे बच्चों। ऑल करने के बाद क्या होगा कि हम जैसे ही कोई भी क्लास डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसे मेरा डेली क्लास 6 PM में होता है, तो आप सभी बच्चे 6 PM में जुड़ जाया कीजिए। क्लास 7th में जाइएगा तो प्यारे बच्चों 7th का भी हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्लास 6 में, तो 6 का बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा क्लास को अंतर करने के लिए। अगर कोई डाउट होगा आगे आप लोग को किस क्लास मतलब किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, उसके लिए नीचे कॉमेंट करके हमको बताइएगा।